नमस्कार दोस्तों, जब भी हम रॉकेट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे व्हीकल की इमेज बनने लगती है जो पतला और लंबा होता है और उसके पीछे में एक सफेद लकीर बनती है। अंतरिक्ष में रॉकेट को जाने के लिए एक बना व्हीकल ही मानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रॉकेट का मतलब एक इंजन भी हो सकता है या कोई ऐसा व्हीकल जो रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करता हो। यह रॉकेट इंजन किसी सैटेलाइट या व्हीकल को स्पेस में ले जाने का काम करता हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रॉकेट उड़ते कैसे हैं और कैसे स्पेस में जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डिस्कशन को। दोस्तों, रॉकेट की मदद से वैज्ञानिक सैटेलाइट को स्पेस ऑर्बिट में स्थापित करते हैं और इन्हीं सैटेलाइट की मदद से हम फोन यूज करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, फिल्म और टेलीविजन सीरियल देखते हैं और बहुत से काम है जो रॉकेट और सैटेलाइट की मदद से संभव हो पाए हैं। रॉकेट ह्यूमन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी रही है। जिस तरह से जमीन पर चलने वाले व्हीकल में फ्यूल ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, ठीक उसी तरह से रॉकेट में भी फ्यूल यूज होता है जो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है। फ्यूल के बर्निंग के बाद गर्म गैस प्रोड्यूस होती है और यह गर्म गैस रॉकेट के पिछले हिस्से में बने नोजल से काफी तेज गति से बाहर निकलती है। दोस्तों, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार काम करता है, जिसके अनुसार तेज गति से निकलने वाली गैस रॉकेट पर आगे की तरफ एक थ्रस्ट यानी कि बल लगाती है और इसी थ्रस्ट या फोर्स के कारण रॉकेट ऊपर या आगे की तरफ मूव करता है। मैंने इस वाले वीडियो में बताया है कि प्लेन कैसे थ्रस्ट पैदा करता है और यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। अगर आप इसे और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। दोस्तों, रॉकेट को पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए अंतरिक्ष में जाना होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन और हवा मौजूद नहीं होती है। इसीलिए रॉकेट में फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में भरा जाता है। फ्यूल चेम्बर और ऑक्सीजन चेंबर से फ्यूल ऑक्सीजन की सप्लाई कंबस्टन चेंबर में ऑटोमेटिक होती रहती है। रॉकेट में बेसिकली दो तरह के फ्यूल यूज किए जाते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड। रॉकेट में यूज होने वाले फ्यूल की जानकारी आगे से वीडियो में आपको देंगे, लेकिन अभी हम रॉकेट पर ही फोकस करते हैं। दरअसल अंतरिक्ष के लिए बने बड़े रॉकेट में कई स्टेजेस होते हैं, लेकिन कम से कम 2 स्टेजेस का होना बहुत जरूरी होता है। हर स्टेज के लिए अलग अलग इंजन भी हो सकते हैं और किसी एक स्टेज के लिए कितने इंजन होंगे यह डिपेंड करता है कि उस रॉकेट में कितना वेट होगा और उसे कितना डिस्टेंस तक ले जाना है। जैसे कि एलोन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 के फर्स्ट स्टेज में 9 इंजन लगे हैं, जबकि नॉर्थरोप ग्रूमन की रॉकेट में 2 इंजन ही लगाए गए हैं। जब रॉकेट पृथ्वी के लॉन्च स्टेशन से लॉन्च किया जाता है तो उस वक्त उसका वेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त पूरा का पूरा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मटेरियल उसमें ही रहता है और जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है उसका वेट कम होता चला जाता है, क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन बर्न होकर गैस के फॉर्म में रॉकेट से बाहर निकलते रहते हैं। यही कारण होता है कि रॉकेट के पहले स्टेज के लिए कई सारे इंजन्स लगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ पृथ्वी के करीब के वायुमंडल में मूव करने के लिए एक्स्ट्रा पावर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वायुमंडल की निचली लेयर सबसे डेंस होती है। इसके लिए कई बार साइड बूस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बाद में यूज होने के बाद रॉकेट से अलग हो जाते हैं। इसके साथ ही रॉकेट जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, एयर का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, जिसे रॉकेट को ही फेस करना पड़ता है। हाई एयर रेजिस्टेंस की वजह से रॉकेट डैमेज हो सकता है या उसमें आग भी लग सकती है। इसीलिए शुरू के स्टेज में रॉकेट को कम स्पीड में मूव करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे एयर रेजिस्टेंस कम रहे और रॉकेट सही सलामत पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाए। रॉकेट जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाएगा, वायुमंडल पतला होता चला जाएगा। इस कारण से एयर रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। कहने का मतलब कि रॉकेट पे स्टार्टिंग में स्ट्रेस बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। रॉकेट पर मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर एयर का रेजिस्टेंस जिस प्रेशर पर सबसे अधिक होता है, जिसे कि मैक्स क्यू यानी कि मैक्सिमम डायनेमिक प्रेशर कहा जाता है। आपको बता दें कि स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 और यूनाइटेड लॉन्च एलायंस अटलस भी
इसके लिए मैक्स क्यू लैपटॉप के 80 से 90 सेकेंड के बाद 7 से 9 मील की हाइट के बीच डिपेंड होता है। जब रॉकेट के पिछले स्टेज का काम पूरा हो जाता है तब रॉकेट पहले चरण वाले हिस्से को गिरा देता है और दूसरे स्टेज को इग्नाइट कर देता है। इस चरण में लोड काफी कम होता है और निचले वातावरण के मुकाबले संघर्ष भी काफी कम होता है, क्योंकि रॉकेट अब वायुमंडल के डेंसर एरिया से निकलकर आगे बढ़ गया होता है। इसके साथ ही इस पॉइंट पर रॉकेट अपनी नोक पर लगी पॉइंटेड कैप को ऑटोमेटिक अपने से अलग कर देती है। पॉइंटेड कैप ही पहले स्टेज के दौरान रॉकेट के पेलोड को एयर रेजिस्टेंस से सुरक्षा करता है। दोस्तों, पेलोड ही मेन पार्ट होता है जिसे स्पेस ऑर्बिट में सेट किया जाना होता है, जो एक सैटेलाइट, लैंडर या फिर रोवर हो सकता है। पॉइंटेड कैप को इस तरह से डिजाइन और असेंबल किया होता है कि ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाए। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि रॉकेट से अलग होने वाले पार्ट्स आखिर जाते कहाँ हैं? अगर वह पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनका क्या होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जब यह पार्ट्स रॉकेट से अलग होते हैं तो सभी पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक आते हैं, पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण इनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब ये वायुमंडल में तेजी से गिरते हैं तो एयर फ्रिक्शन के कारण इनका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि यह कंपोनेंट्स हवा में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी तक नीचे पहुंच नहीं पाते हैं। दोस्तों, रॉकेट के प्रॉपर मूवमेंट के लिए जरूरी है इसके प्रॉपर डिजाइन का। जी हाँ, रॉकेट में कुल 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चरल सिस्टम कहते हैं, जो हल्का लेकिन मजबूत होता है। इसमें रॉकेट के सिलेंड्रिकल बॉडी, नोजल और दूसरे पार्ट्स भी होते हैं। इसका मेन काम होता है जो पावर जनरेट हुई है उसे रॉकेट के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। स्पेस इंजीनियर रॉकेट के ऐसे स्ट्रक्चर को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे वायुमंडल में कम से कम फ्रिक्शन डेवलप हो। रॉकेट के बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसके टोटल वेट का सही डिस्ट्रीब्यूशन बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ही रॉकेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को तय करता है। जी हाँ, और इसी के बेसिस पर रॉकेट को कंट्रोल भी किया जाता है। रॉकेट का मेन काम होता है पेलोड को स्पेस तक पहुंचाना। पेलोड मिशन पर डिपेंड करता है। रॉकेट का दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पेलोड सिस्टम ही होता है। यह एक सैटेलाइट होता है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ ही कभी कभी इंसान को भी रॉकेट की सहायता से स्पेस तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से ह्यूमन भी पेलोड हो सकते हैं। यात्रा के दौरान पेलोड की सेफ्टी के लिए उसे सुरक्षा कवच के अंदर रखा जाता है और इस कवच को पॉइंटेड कैप कहते हैं, जो वायुमंडल से बाहर निकलने पर पेलोड से अलग होकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं। रॉकेट के गाइडेड सिस्टम में भी हाईली एडवांस सेंसर, कंप्यूटर्स, रडार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं। इसका मेन वर्क रॉकेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना और उसे कंट्रोल करना होता है। इसी की मदद से साइंटिस्ट पृथ्वी पर बैठे पूरे की निगरानी और कंट्रोल करते हैं। रॉकेट स्ट्रक्चर का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट उसका प्रोपल्सन सिस्टम होता है, क्योंकि यही पावर प्रोड्यूस करता है जिससे रॉकेट पर आगे की ओर एक थ्रस्ट लगता है और रॉकेट मूव करने लगता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो इंजन के सारे पार्ट्स प्रोपल्सन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसमें टैंक्स, पंप, प्रोपेलेंट, पावर हेड और रॉकेट नोजल शामिल होते हैं। तो दोस्तों, इन चारों कंपोनेंट्स को आपस में असेंबल करके एक फुल स्केल रॉकेट मिशन तैयार किया जाता है। अब रॉकेट फ्यूल की भी बात कर लेते हैं। रॉकेट में 2 तरह के फ्यूल होते हैं, या तो वो सॉलिड फ्यूल होता है या फिर लिक्विड फ्यूल हो सकता है। फ्यूल के ही आधार पर रॉकेट को सॉलिड रॉकेट और लिक्विड रॉकेट कहा जाता है। सॉलिड रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिक्स करके एक ही चेंबर में रखा जाता है, जबकि लिक्विड रॉकेट के केस में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को अलग अलग चेंबर में स्टोर किया जाता है और फिर इन्हें कंबस्टन चेंबर में पंप किया जाता है। कंबस्टन चेंबर में फ्यूल का कंबस्टन शुरू होने के लिए एक इग्नाइटर भी होता है जो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। स्पार्क प्रोड्यूस होते ही कंबस्टन शुरू हो जाता है। इसके बाद जो हॉट गैस बनती है और पीछे लगे नोजल से काफी तेज गति से बाहर निकलती है और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार फास्ट मूविंग हॉट गैसेस रॉकेट पर एक थ्रस्ट फोर्स लगाती है, जिससे रॉकेट का मूवमेंट हो पाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।